नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। दिन भर की खबरों को हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर आइए। देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। मोदी के खिलाफ विपक्ष हुआ एकजुट। विपक्षी दलों की बैठक में 26 पार्टियां शामिल। बारिश के एक और राउंड के लिए गुजरात के लोग हो जाइए तैयार। कल से 7 दिनों तक होगी भारी बारिश। और सावली के विधायक केतन इनामदार फिर एक बार एक्शन में। बिजली समस्याओं पर एमजीवीसीएल को लिया आड़े हाथों। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों की दूसरी बैठक आज से बेंगलुरु में हो रही है। बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में 26 पार्टियों को शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 नए दलों को न्योता दिया है। यह बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, लेकिन हिमाचल में पिछले दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से जगह बदली गई। विपक्षी एकता बैठक में पहली बार सोनिया गांधी भी शामिल हो रही हैं। मीटिंग से पहले आज सोमवार को वे विपक्षी नेताओं के लिए डिनर होस्ट कर रही हैं। हालांकि घुटने में चोट के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिनर में शामिल नहीं हो पाएंगी। वहीं शरद पवार के भी डिनर में शामिल नहीं होने की चर्चा है। विपक्षी एकता की पहली बैठक 24 दिन पहले 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई थी, जिसमें 17 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। इनमें मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम, कोंगू देसा मक्कल काची, विदुथलाई चिरुथिकल काची, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि ने हामी भरी है। इन नई पार्टियों में से केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी। विपक्षी एकता की पहली बैठक में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कांग्रेस, शिवसेना, सपा, जेएमएम और एनसीपी शामिल हुए थे। उधर एनडीए ने भी 18 जुलाई को बैठक बुलाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 30 पार्टियां सरकार के साथ दिखेंगी। इसके लिए भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के सहयोगियों को आमंत्रण पत्र भेजना शुरू कर दिया है। गुजरात में आने वाले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने जताई है। पूरे गुजरात को बारिश मिलने का संभावना है। गुजरात रीजन को, सौराष्ट्र कच्छ को आज जो डे 1 के लिए, यानी आज गुजरात रीजन में मेनी प्लेसेस में बारिश हो सकता है और कहीं कहीं जगहों में भारी बारिश भी हो सकता है। मोस्टली जो भारी बारिश रहेगा साउथ गुजरात रीजन में, इवन कोस्टल सौराष्ट्र में भी भारी बारिश होने का संभावना है, जैसे गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, इवन भावनगर में हो सकता है। और साउथ गुजरात रीजन में जैसे वलसाड, नवसारी, सूरत में भी भारी बारिश हो सकता है। एंड डे 2 यानी 17 से लेके 23 तारीख तक जो 7 डेज का जो फोरकास्ट है, पूरे 7 डेज में गुजरात रीजन, सौराष्ट्र कच्छ यानी पूरे गुजरात स्टेट को बारिश रहने का संभावना है। और कल से भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है गुजरात रीजन में। और 19, 20, 21 ये 3 दिन में सबसे ज्यादा बारिश रहेगा गुजरात रीजन में भी, सौराष्ट्र कच्छ में भी। भारी से अति भारी बारिश हो सकता है, इवन एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है। 5 दिन के लिए साउथ गुजरात कोस्ट में रहेगा और नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए 19, 20, 21 में यानी 19 से लेके 21 तक नॉर्थ गुजरात रीजन के लिए फिशरमैन वार्निंग रहेगा। सी रफ रहने का संभावना है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, कली वेदर रहने का संभावना है। और साउथ गुजरात कोस्ट के लिए अगले 5 दिन में फिशरमैन वार्निंग होने का संभावना है। फिलहाल ईस्ट वेस्ट ट्रफ डेवलप हुआ है, वो साउथ गुजरात होके अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री लैटिट्यूड में है। उसके कारण से पूरे गुजरात को बारिश मिलने का संभावना है। अहमदाबाद में भी अगले 5 दिन में, अगले 7 दिन में रादर बारिश मिलते रहेगा। और जैसे 19, 20 तारीख देखा जाए तो वहाँ तब भी हेवी रेन भी हो सकता है। अभी तक जो बारिश हुआ है मोस्टली जो सीजनल रेन का 63% रेन हो चुका है पूरे गुजरात स्टेट में।
गुजरात के वडोदरा के सर्किट हाउस में सावली के विधायक ने सावली और डेसर में आ रही विद्युत विभाग की समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया। सावली के विधायक केतन इनामदार फिर एक बार सरकार के विभागों के खिलाफ एक्शन में आ गए हैं। केतन इनामदार ने सावली और डेसर में आ रही बिजली की समस्याओं पर वडोदरा के सर्किट हाउस में MGVCL के MD तेजस परमार समेत के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर उन्हें आ रही दिक्कतों को विद्युत विभाग के अधिकारियों समक्ष बयां किया। આજની આ મીટિંગ MGVCLના MD સહિતના તમામ અધિકારીઓ સાથે છે। અમારા વિસ્તારના જે પ્રશ્નો છે પ્રશ્નોને લઈને છે અને અમને વિશ્વાસ છે કે આજે જે પણ પ્રશ્ન હશે એનું નિરાકરણ તાત્કાલિક ધોરણે આવશે અને મારે અંતરિયાળ ગામમાં રહેતા લોકો મારા વીજળીના પ્રશ્ન મારા ખેડૂતોનો પણ છે। ખેડૂતોને જે 8 કલાક વીજળી મળે છે એમાં વારંવાર જો ટ્રિપિંગ આવે તો એ પૂરતી વીજળી એમના સુધીને પહોંચતી નથી અને એમનો પાણીનો જે સિંચાઈનો પ્રશ્ન હોય છે ઊભો ઊભો રહે છે। એને લઈને એની ગંભીરતાને લઈને આજની મિટિંગ બોલાવી છે। MD સહિત C, SC અને E અને તમામ D આજે હાજર છે એટલે મને વિશ્વાસ છે કે નાનામાં નાની વસ્તુને ગંભીરતાથી લઈને એનું તાત્કાલિક નિરાકરણ આવશે। इस मामले MGVCL के MD तेजस परमार ने कहा कि छोटी बड़ी विद्युत विभाग की समस्याओं पर विधायक ने विभाग का ध्यान आकर्षण कराया है, जिसे जल्द निपटा दिया जाएगा। જે પણ લાઇનનું મેન્ટેનન્સ બાકી હોય એનું આપણે મેન્ટેનન્સ કરાવીને પણ 8 કલાક વીજળી તો આપણે આપવાની હૈયાધારણા આપી જ છે અને 8 કલાક નહીં આપણે 24 કલાક વીજળી આપવાની હૈયાધારણા આપી છે અને જે પણ નાના મોટા પ્રશ્નો છે સાહેબે જે રજૂ કર્યા છે એનું અમે પૂરેપૂરું સર્વે 15 દિવસમાં પૂરું કરીને જે કામ તાત્કાલિક થઈ શકશે એ તાત્કાલિક કરી દઈશું। જે લાંબા ગાળાના આયોજન છે એ પણ આપણે સર્વે પૂરેપૂરી જે છે 15 દિવસમાં પૂરો કરાવી દઈશું અને આગળ એનું કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીશું। નહીં એટલે હવે જે નવા જેટલા પણ કામો થશે એ બધામાં આપણે આ તકેદારી ખાસ રાખીશું અને જે જૂના કામો થયા છે એ પણ ધીમે ધીમે જેમ આપણે સર્વે કરીશું અને જેમ આપણા ધ્યાનમાં આવશે એમાં આપણે એનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। वार्ड नंबर 2 के समा विस्तार में कल सुबह सड़क पर एक बड़ा गड्ढा पड़ गया था, जिसके चलते उस विस्तार के नगर सेवक द्वारा सुरक्षा के चलते कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वार्ड नंबर 2 के समा विस्तार में 2 दिन पहले पड़े गड्ढे ने भारी बारिश के चलते विशाल गड्ढे का रूप ले लिया, जिसके चलते यहां से गुजरते लोगों को दुर्घटना का डर सता रहा था। आज सांसद रंजनबेन भट्ट और यहां के पार्षदों ने स्थल की मुलाकात ली और जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू कर दी है। इलेक्शन वार्ड नंबर 2 में शमा विस्तार में कल सुबह में भुआ पड़ा था। वहाँ तुरंत जाके यही विस्तार के कॉरपोरेटर भाणजी भाई पटेल ने अधिकारी को जान की। उसके बाद वहाँ जो भी प्रिकॉशन लेना था वो सभी कार्यवाही हमारे कॉरपोरेटर ने की थी। उसके बाद तुरंत कॉरपोरेशन के सभी अधिकारी भी आ गए थे। आज मैं भी खुद जाके मुलाकात की और अधिकारी यानी डेप्यूटी कमिश्नर श्री भी आए थे और उत्तर जोन के काई और तमाम टीम वहाँ पे थी। हमारे पार्षद भी वहाँ पे थे। उन्होंने ही मुझे बोला बहन हम देखने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ काम करवाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे जो भुआ पड़ा है हमारे कॉरपोरेटर ने वहाँ पे बजट में स्वाति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेके जो भुआ पड़ा है और विश्वामित्री में पानी जा रहा है वहाँ पे ऑलरेडी ये बजट में 16 की वर्षादी गटर की लाइन डालनी है, वो काम रख दिया है। लेकिन बारिश के बाद वो काम शुरू करने वाले थे। ये जो भुआ पड़ा वो चैम्बर इतनी ख़राब थी तो अंदर से पानी टूट के अंदर ज़मीन में जा रहा था। इसकी वजह से जो अगल बगल की जो ज़मीन है वो नीचे बैठ गई और उसी वजह से ये वहाँ पे भुआ पड़ा है। लेकिन आज मैंने डिप्टी कमिश्नर श्री और सारे अधिकारी और मेरे साथ मेरे कॉरपोरेटर भी थी, हम सब ने मिलके वहाँ पे जो 12 की लाइन है उसकी जगह 16 की लाइन डाली जाए, रोड बंद किया जाए और सामने रोड से जहाँ पे विश्वामित्री में ये चैनल है वहाँ से पानी बारिश का जाता है तो उनको भी साफ करके खुली करके अच्छी तरह से वहाँ पे काम शुरू करवाया जाए। ऐसी आज वहाँ निरीक्षण करके डिप्टी कमिश्नर जी को बोला है कि आप भी ड्रेनेज के और वर्षादी गटर के प्रोजेक्ट के अधिकारी और कमिश्नर साहब और आप मिल के उत्तर जोन के अधिकारी मिल के वहाँ पे जो भी निर्णय ये 16 की लाइन डालना है तो साहब के साथ कमिश्नर जी के साथ बैठ के वो तुरंत ही निर्णय किया जाए। और सूचना वैसे भी डिप्टी कमिश्नर ने दी है
कि आप वहाँ साफ सफाई और आगे की कामगिरी शुरू कर जाए। तो ऐसी बात आज हुई है और कॉरपोरेशन इस दिशा में तुरंत ही काम करने जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के नवनाथ में से एक कलाली के जागन्नाथ महादेव मंदिर में भगवान के परम भक्त योगेश पटेल ने पार्थेश्वर पूजा की। वडोदरा के विधायक योगेश पटेल परम शिव भक्त है। योगेश पटेल हर साल श्रावण महीने में कलाली स्थित जागन्नाथ मंदिर में पार्थेश्वर पूजा करते हैं। आज से अधिक श्रावण महीने की शुरुआत हुई है। ऐसे में मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल ने अपने परिवार के साथ जागन्नाथ महादेव के मंदिर में पार्थेश्वर पूजा की। इस मौके पर वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़ भी पूजा में शामिल हुए। ओम भूपुरस्व सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः। स्नानं समर्पयामि। बोधं गुरुचन्दनं सम्भवं तन्दं देवदेवेशे स्नानाधिपति गृह्यताम्। ओम भूपुरस्व सिद्धिबुद्धि। 1977 થી પૂજ્ય સાવલીવાલા સ્વામીજીના આદેશથી આ 1.25 લાખ પાથેશ્વરની પૂજા દર શ્રાવણ માસે સ્વામીજીના આદેશ મુજબ ચાલતી આવી છે। આ મને લાગે છે કે 77માં પણ અધિક માસ હતો, પછી 85માં, પછી 2004માં ને 2023 એમ ચોથો અધિક માસ છે। આમ તો મારા 50 વર્ષ પૂરા થાય છે, પરંતુ વર્ષ ગણીએ તો આ 47મું વર્ષ છે અને વગર વિઘ્ને આ પૂજા થતી આવી છે, થાય છે। એ માટે પૂજ્ય સ્વામીજીને પણ હું ચરણ સ્પર્શ કરું છું। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, खास खबरें लेकर जल्द लौटेंगे। कलानगरी वडोदरा में अमूल्य ज्योति फाउंडेशन सिखाएगा बांसुरी वादन। पहला वर्कशॉप 29 जुलाई 2023 को इंटरमीडिएट्स और सीनियर्स के लिए है, जहां पंडित नित्यानंद हल्दीपुर सिखाएंगे बांसुरी वादन की बारीकियां। मैं आपके शहर वडोदरा में आ रहा हूँ एक कार्यशाला लेने के लिए। जो भी आप ये कार्यशाला में सहभागी होना चाहते हो का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वर्कशॉप बिगनर्स के लिए 30 जुलाई को, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो अप्रूव्ड फ्लूटिस्ट प्रसाद साठे सिखाएंगे बांसुरी के सुरताल। समय सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, उमा सभागृह, डांडिया बाजार, वडोदरा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रसाद साठे 9998976542 और गुंजन एक बोटे 9979502645। 29 तारीख को मैं मेरा कार्यक्रम पेश करूंगा, तो उसका समय होगा शाम को 7:30 से बाद। कार्यशाला अटेंड करें या प्रोग्राम अटेंड करें, आपको मेरे तरफ से निमंत्रण है। धन्यवाद। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। दशमा के व्रत की आज से शुरुआत हुई है। ऐसे में कई श्रद्धालु दशमा की प्रतिमाओं को स्थापना के लिए भक्तिभाव से अपने घर ले गए। दशमा के 10 दिनों की व्रत की आज से शुरुआत हुई है। इस व्रत में मां दशमा की प्रतिमा की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। महिलाओं और पुरुषों द्वारा 10 दिनों तक उपवास रखकर सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। इसी के तहत श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से दशमा की प्रतिमाओं की खरीदारी की। आज सुबह सुबह कई श्रद्धालु मां दशमा की प्रतिमाओं को विधि विधान के साथ अपने घर ले गए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने प्रसाद इत्यादि की भी खरीदारी की। पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल सूरत फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव किया है। इस नई ट्रेन को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने मुंबई से रवाना किया। पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल सूरत फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव किया है। यह ट्रेन 18 दिसंबर 1979 को देश की एकमात्र डबल डेकर ट्रेन के रूप में परिवर्तित हुई थी, लेकिन अब 42 साल बाद बिना डबल डेकर कोच के फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस को केंद्रीय रेल और वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की यात्रा अनुभव को और अधिक सुखकर बनाने के लिए ट्रेन संख्या 12921 और 12922 मुंबई सेंट्रल सूरत फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस के पारंपरिक रेक को LHB रेक से बदलने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय रेल एवं वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने नव परिवर्तित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इस बेहद लोकप्रिय ट्रेन में यात्रा भी की। इस ट्रेन में 21 कोच होंगे, जिनमें AC चेयर कार, सेकेंड क्लास सीटिंग कोच जिसमें 7 कोच आरक्षित होंगे, 1 कोच प्रथम श्रेणी MST पास धारकों के लिए निर्धारित होगा और 6 कोच अनारक्षित होंगे और सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच जिनमें 1 कोच सामान्य के रूप में चिन्हित किया जाएगा, जबकि 1 कोच द्वितीय श्रेणी MST पास धारकों के लिए, 1 कोच महिलाओं के लिए और 1 कोच द्वितीय श्रेणी MST महिला पास धारकों के लिए निर्धारित रहेगा। इस बदलाव से यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ ही सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। સુરત મુંબઈ વચ્ચેની આ ફ્લાઇંગ રાણીને એક નવા સ્વરૂપ સાથે LHB કોચ સાથે આજે શરૂ કરવામાં આવી છે। જે રીતે આઝાદીના અમૃતકાળની અંદર પ્રધાનમંત્રી જે સંકલ્પ કર્યા છે તેમાં 73 વર્ષથી આ ટ્રેનને પહેલાં ચાલતી હતી, પછી વચ્ચે બંધ થયા, પછી છેલ્લા લગભગ 38 વર્ષથી ડબલ ડેકર ચાલતી હતી। એની અંદર અત્યારે LHB કોચ જોડીને નવા ભારતના પ્રયાણ તરફ લોકોની સુખ સુવિધામાં વધારો થાય એના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। બાયોડિગ્રેડેબલ ટોયલેટ હોય, સારી સીટો હોય, હવા ઉજાસવાળા કોચ હોય, ક્લીનલીનેસ, એની ઝડપ, આ બધા વિષયોને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ કરીને જેમાં અપ એન્ડ ડાઉન કરવાવાળા લોકો વધુ સફર કરી શકે એના માટે ડેઇલી પાસ ધારકોના કોચની સંખ્યામાં વધારો, મહિલા કોચની સંખ્યામાં વધારો, જનરલ કોચની સંખ્યામાં વધારો, એની સુવિધા સાથે આ સુરત અને મુંબઈ વચ્ચેની આ ઐતિહાસિક ટ્રેનને આજે નવા રૂપમાં રજૂ કરવામાં આવી છે। गुजरात में धड़ल्ले से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह औद्योगिक इकाइयों के साथ GPCB और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत है। प्रदूषण के बढ़ रहे चौंकाने वाले आंकड़ों पर गुजरात कांग्रेस ने सरकार और GPCB पर सवाल उठाए हैं। खास કરીને જે મુદ્દો પર્યાવરણનો જે મુદ્દો છે, સાબરમતી ભાદર જેવી નદી દેશની સૌથી વધુ પ્રદૂષિત નદીઓમાં જેમના નામ આવતા હોય, આસપાસના વિસ્તારોમાં ભૂગર્ભ જળ પ્રદૂષિત મળે, ખેતીને નુકસાન થાય, હવા પ્રદૂષિત હોય, આ પ્રકારની વાતો વારંવાર આપણી વચ્ચે આવતી હોય છે। ગુજરાતની હાઈકોર્ટે પણ સાબરમતીના પ્રદૂષણના મુદ્દે ઘણી વખત ટકોર કરી છે અને સરકારને સાવચેત પણ કર્યા છે। આજે પાર્લામેન્ટના એક જવાબના આંકડા મુજબ, જે સરકારે આપેલા આંકડા છે, સરકારના પોતાના આંકડા છે, જે દર્શાવે છે કે ગુજરાતમાં ગંભીર રીતે પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે। સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત રાજ્ય બીજા ક્રમે આવે છે જ્યાં સૌથી વધુ પ્રદૂષણ ફેલાવતી ફેક્ટરીઓ છે। ગુજરાત રાજ્યમાં 33,446
86 ફેક્ટરીઓ રજીસ્ટર્ડ છે, જેમાંથી 4605 જેવી ફેક્ટરીઓ સરકારના આંકડા મુજબ પર્યાવરણના ધારાધોરણને ફોલો નથી કરી રહી. 3323 ફેક્ટરીઓને સરકારે શોકોઝ નોટિસ આપવી પડી છે. 313 જેટલી ફેક્ટરીઓને ક્લોઝર ડિરેક્શન આપવું પડ્યું છે. 4 સામે લીગલ કેસ દાખલ કર્યા છે અને 965 માંથી નક્કી નથી કરી શક્યા કે કયા પ્રકારના એક્શન લેવામાં આવશે. ચિંતાનો વિષય એ છે કે માત્ર 4 સામે જ લીગલ એક્શન શું કામ? જો 4605 ફેક્ટરીઓ જો પ્રદૂષણ ફેલાવી રહી હોય, તમારી પાસે પુરાવા છે, તો એ બધા જ ઉપર લીગલ એક્શન શું કામ નથી લેવામાં આવતા? એ લોકો સમગ્ર લોકો ઉપર લીગલ એક્શન લેવામાં આવે એ અમે માંગ ઊભી કરીએ છીએ. પ્રદૂષણને ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક આ ફેક્ટરીઓને ઉપર પ્રેશરાઇઝ કરીને જે રીતે સરકારે કરવું હોય, ગુજરાતના પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડે કરવું હોય, તાત્કાલિક આ ફેક્ટરીઓમાં પર્યાવરણના ધારાધોરણ મુજબ સરકારે જે નિયમો નક્કી કર્યા છે એને ફરજિયાત રીતે પાલન કરે તે दिशा कामगिरी करनी चाहिए। देश के कई तीर्थ स्थानों के साथ साथ गुजरात के वडोदरा के हरणी भीड़भंजन हनुमान मंदिर में भी छोटे वस्त्र पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई है। देश के बड़े बड़े मंदिरों के साथ साथ गुजरात के द्वारकाधीश, डाकोर जैसे तीर्थ स्थलों पर असभ्य परिधान पहनकर आने की पाबंदी लगा दी गई है। इसी क्रम में वडोदरा के हरणी भीड़भंजन मारुति मंदिर में भी छोटे वस्त्र पहनकर आने पर रोक लगाई गई है। मंदिर के महंत रोहित गिरी स्वामी ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाकर भक्तों को मंदिर में छोटे वस्त्र पहनकर नहीं आने के लिए निर्देश दिए हैं। गुजरात ની અંદર આપણા વડોદરામાં સંસ્કારી નગરી છે અને સંસ્કારી નગરીમાં સંસ્કાર રીતે આપણે રહેવું પડે, સંસ્કાર જાળવવા પડે, પર વડીલો પાર્જિત એની અંદર સ્વૈચ્છિકની અંદર ટૂંકા વસ્ત્રો મંદિરની અંદર પહેરી શકાય નહીં। પહેરીએ તો એની અવગણના થાય કે ભાઈ તમે એના માટે એના દુરુપયોગ થાય, મતલબ એની દ્રષ્ટિ ખરાબ પડે, આ કરે એટલે આપણે મર્યાદામાં રહેવું પડે। આપણે ઘરે મર્યાદામાં રહીએ છીએ એટલે ભગવાન પાસે બી મર્યાદામાં રહેવું પડે, આવવું પડે ને બધી રીતે વર્તન કરવું પડે। એટલા માટે ટૂંકા વસ્ત્ર પહેરવા શોભા નહીં રહેતા, આપણા કુટુંબને આપણી સંસ્કૃતિ શોભા નહીં રહેતી। દ્વારકા, ડાકોર ને સોમનાથ દરેક મંદિરોમાં સ્વૈચ્છિક રીતે બોર્ડ મારેલા છે। એવી રીતે અમે હરણી ભીડભંજન હનુમાન મંદિરમાં પણ બોર્ડ મારેલું છે। હું એની અવગણના કરાઈ શકાય નહીં, એ અમારી નમ્ર વિનંતી છે। गुजरात के वडोदरा में विन्स हॉस्पिटल के सहयोग से ध्रुविक चेस एकेडमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिमाग को तेज बनाने वाली राष्ट्रीय स्तर की चेस प्रतियोगिता विन्स ग्रैंडियर फोर्ट टूर्नामेंट का वडोदरा में आयोजन किया गया। कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में आयोजित नेशनल लेवल की इस प्रतियोगिता में वडोदरा के साथ साथ सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे जैसे विभिन्न शहरों से आए हुए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल विशेष रूप से उपस्थित रहे। जनरल कैटेगरी के साथ साथ अंडर 9 और अंडर 13 कैटेगरी के बच्चों को मौका देने के आशय से आयोजित इस टूर्नामेंट में 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए। आज बड़ौदा शहर में ध्रुवित एकेडमी की ओर से लगातार चौथे साल ध्रुवित चेस चैम्पियनशिप रखी गई है, जिसको स्पॉन्सर किया है विन्स हॉस्पिटल ने। मुझे लगता है कि ये एक अलग प्रकार से CSR एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विन्स ये सेंट्रल गुजरात की, या कहे तो गुजरात की सबसे अच्छी न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है, एक इंस्टीट्यूट है, और उसके द्वारा जब चेस के लिए प्रमोशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एक प्रूवन साइंटिफिक ट्रूथ है कि अगर आपके दिमाग को अगर कुछ चालना देनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए चेस जैसा खेल खेलना चाहिए। जैसे कि आजकल बच्चे लोग सुडोकू खेलते हैं, इसे हम देखें तो पूरे देश में से अलग अलग राज्यों में से यहाँ बच्चे आए हुए हैं और कम से कम 200-250 बच्चों के साथ ये चेस टूर्नामेंट हो रहे थे। इसके लिए मैं विन्स हॉस्पिटल को, कि जिन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड किया है, और ध्रुवित एकेडमी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके माध्यम से बड़ौदा शहर के सभी बच्चों को भी इनकरेज करता हूँ कि हमें चेस जैसा खेल खेलना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग के मज्जा तंत्रों को अच्छी एक्सरसाइज मिले। कोर्टयार्ड बाय मैरियट वडोदरा जो है, हमें बड़ी खुशी है कि हमें ये अवसर मिला है कि विन्स हॉस्पिटल के साथ हम वेन्यू पार्टनर है, जो रीजनल चेस कंपटीशन है, जिसमें बच्चे जो है मुंबई, सूरत, बड़ौदा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये उत्साह हमें इसलिए भी है कि नया जो जनरेशन है, दे आर कमिंग, इतने दूर से आए हैं
हमारे साथ इस चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। और विंस हॉस्पिटल ये स्पेशल जो ऑब्लिगेशन किया है, उन्होंने कोर्टयार्ड को सिलेक्ट किया है इसके लिए। सो बहुत खुशी है हमको और एंटायर टीम को, स्पेशली यंगर जनरेशन को पार्टिसिपेट करते देखते हुए। न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जिकल जैसे सुपर स्पेशलिटी फील्ड में अग्रसर वडोदरा की विंस हॉस्पिटल द्वारा दिमाग से जुड़े हुए इस गेम को प्रोत्साहन देने के लिए ध्रुविक चेस अकेडमी के साथ मिलकर ये आयोजन किया, जिसमें देश भर से आए हुए चेस खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ शिरकत की। आज जो ये चेस टूर्नामेंट 4th विंस द्वारा आयोजित की गई है, ब्रेन से रिलेटेड ये गेम है। इसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट इनके साथ है और आगे भी हम पूरा ट्राई करते रहेंगे कि जब भी ये ऐसा कोई भी कंपटीशन करते हैं हम लोग इनके साथ में हैं। આ ટુર્નામેન્ટમાં 120 પ્લેયરે ભાગ લીધો છે। ડિફરન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટથી સ્ટેટથી પ્લેયર્સ આવી રહ્યા છે, બોમ્બેથી, સુરતથી, વલસાડથી, એવી રીતના ડિફરન્ટ સિટીઝથી પણ પ્લેયર્સ આવી રહ્યા છે। યસ, અને આ ટુર્નામેન્ટ 5 રાઉન્ડમાં થવાની છે અને જે જીતશે એને 30,000નું કેશ પ્રાઇઝ પર રાખવામાં આવ્યું છે। करण जौहर की मोस्ट अवेटेड डायरेक्शन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर लोग काफ़ी उत्सुक है। फिल्म की लीड स्टार कास्ट आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने इस फिल्म का प्रमोशन गुजरात के वडोदरा से शुरू किया है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर करण जौहर एक नई लव स्टोरी के साथ 7 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर वापस लौटे हैं। उनकी बनाई हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशन के लिए फिल्म के मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह और आलिया भट्ट वडोदरा आए। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में फिल्म निर्माण से लेकर फिल्म शूटिंग के अनुभव तक कई मुद्दों पर बात की। Karan Johar साहब directing the both of you in this film after a long time. What do you have to say on that? First of all, let's talk about our director साहब। आलिया, मेरी शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर के साथ हुई थी और 10 साल बाद हम फिर से आए हैं टुगेदर एंड विद दिस अमेजिंग मैन। तो ऑनेस्टली जैसे साइकिलिंग होता है ना, कभी आप साइकिलिंग भूल जाते हो और फिर से जब साइकिलिंग शुरू करने लगते हो यू रियलाइज कि इट वाज जस्ट इन द सिस्टम, यू जस्ट नीडेड टू गेट ऑन टू दैट। आई थिंक द फर्स्ट डे ऑन सेट it was like Karan had not changed, I had not changed, Ravneet and I had already done a film together, हम लोग सब वही थे। We are 10 years had passed but हम same people थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि I think the experience is very little, like शब्द बर्बाद कर देंगे। Karan Johar is one of the premier marquee filmmakers of our times। उन्होंने फिल्में बनाई थी which in my formative years had a deep effect on me, you know, films that are timeless, that became cult classics। कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। So in my formative years in show business, मैं हमेशा से चाहता था मैं कभी उनकी फिल्म में लीडिंग मैन बनूं। So I manifested this, and working with Alia is always a delight। One cannot ask for a better co-actor। It's always a delightful experience, and like she said, it was like friends making a movie together and making memories together and having a lovely time while doing it with only good intentions। Nervousness और excitement तो pre-release होती ही है। पहले बहुत nervous और over excited हुआ करता था, अब थोड़ा मैं control कर पाता हूँ अपनी nervousness और excitement दोनों को। आप क्या कहते हैं? I think I realized हमेशा एक्टर के साथ जो भी होता है ना, फिल्म के 10 दिन पहले पूछो आप नर्वस हो, हाँ। 8 दिन पहले पूछोगे, हाँ। 5 दिन पहले पूछोगे, हाँ। और 1 दिन पहले हाँ। तो जो भी नर्वसनेस होता है फिल्म के 1 दिन पहले, like it comes like a, you know, like a dam about to burst, और फिर इसका क्योंकि आप ऑडियंस को फिल्म सौंप रहे हो, giving it in their hands, so obviously that little feeling always comes। but जैसे ही रिलीज डे आता है, I feel everybody just goes like अभी जो होगा सो होगा, हम डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। But yeah, nervousness is also good। आपको आपकी toes पे रखता है, and it obviously means that you care about everybody's response that much। देखिए, जब हम ऑडियंस को लेकर हमेशा बहुत सेंसिटिव, प्रेशर वर्ड में यूज नहीं करूँगी, सेंसिटिव फील करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो अपने हार्ड अर्न मनी स्पेंड करके हमारी फिल्म देखने आ रहे हैं उनको एक एंटरटेनिंग और फुलफिलिंग जर्नी हम दें। तो वो एक सेंसिटिविटी हम में है। हमारी बस एक ये कोशिश हो सकती है कि जब प्रोसेस होता है और जब फिल्म बन रही होती है, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम अपने हर रोज अपना 110, 150, 100 तक हम अपना पूरा परसेंटेज आगे देते हैं। हम लोग आज प्लेन में ही डिस्कस कर रहे थे यहाँ आने के टाइम पे। मेरे को रणवीर और रॉकी में बहुत सिमिलैरिटीज दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ लार्ज रॉकीज हार्ट इज और
जितना मतलब you know how sensitive he is to other people. Ranveer is very much like that. रानी और मैं आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रानी और मेरे में अलग ये है कि वो अपने ओपिनियन बहुत बोलती है, जो उसके दिमाग में आता है वो बोलती है, मैं नहीं बोलती, मैं बहुत शाय हो जाती हूँ, अपने ओपिनियन बहुत क्लोजली अपने पास रखती हूँ। बड़ोदरा में ढोकला फाफड़ा खाने के क्या प्लान्स हैं? अभी बोला था हमने मंगाया है, इसके बाद हम लोग जल्दी से कॉलेज विजिट के लिए जाने वाले हैं, फिर वापस आके ढेर सारा खाने वाले हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज यार, यहाँ आकर आपको सेव सर तो खाना बनता है। बेस्ट काम होता है। बिल्कुल खा के जाइएगा। पुर्तगाल में आयोजित चैलेंज कप टूर्नामेंट में विश्व भर की टीमों के बीच वडोदरा की बड़ौदा फुटबॉल एकेडमी की टीम ने हिस्सा लेकर प्रतिष्ठित फेयर प्ले पुरस्कार जीता है। पुर्तगाल के अलगारवे प्रदेश में चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विश्व की 200 टीमों ने हिस्सा लिया। थाईलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, चीन और भारत की टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल रहीं। इस टूर्नामेंट में 333 मैच खेले गए। गुजरात की वडोदरा की बड़ौदा फुटबॉल एकेडमी की अंडर 13 टीम ने भी इस फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। बीएफए की टीम को अलग अलग देशों की टीम के साथ मैच खेलने का भी मौका मिला। एकेडमी के फाउंडर संदीप देसाई और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी नीतू मुजमदार के मार्गदर्शन में छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ खेलने का प्रशिक्षण दिया गया। बड़ौदा फुटबॉल एकेडमी की टीम को इस टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित फेयर प्ले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुजरात सरकार द्वारा 6ठी से 12वीं कक्षा के पुस्तक बदलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन पुराने पुस्तकों को ही नया बताकर बाजार में बेचे जाने का आरोप कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाया है। ધોરણ 6 થી માંડીને ધોરણ 12 માં ગણિત અને વિજ્ઞાનના સબ્જેક્ટની અંદર કોર્સને ઓછો કરી નાખ્યો। કોર્સ ઓછો કર્યો એનો મતલબ એમ કે 350 પાનાની ગણિતની ચોપડી હોય તો એ 230 પાનાની કરી દેવામાં આવી। આ પ્રમાણે કોર્સ ઓછો કરી દેવામાં આવ્યો। સાથે સાથે પાઠ્યપુસ્તક મંડળ કે જે વર્ષોથી પોતાના છબરડાઓ માટે કુખ્યાત છે, એ પાઠ્યપુસ્તક મંડળે પોતાના ગોડાઉનમાં પડેલા જૂના કોર્સના પુસ્તકો એ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને, જે લોકોને ફરજિયાત શિક્ષણના ભાગ સ્વરૂપે વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે, એવા લાખો વિદ્યાર્થીઓને જૂના કોર્સના પુસ્તકો શાળાની અંદર મોકલી દેવામાં આવ્યા, પધરાવી દેવામાં આવ્યા। એની સાથે સાથે જે પુસ્તક વિક્રેતાઓ છે તેમને પણ જૂના કોર્સના પુસ્તકો માર્ચ મહિનામાં વેચી દેવામાં આવ્યા। એમ કહીને વેચવામાં આવ્યા કે આ જ પુસ્તકો ચાલવાના છે। પરંતુ જ્યારે શાળા ચાલુ થઈ ત્યારે શાળાઓ અત્યારે દરેક વિદ્યાર્થી પાસે નવા કોર્સના પુસ્તકો મંગાવી રહ્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓ અસમંજસમાં છે કે જૂના કોર્સના પુસ્તકો અમે ખરીદી લીધા છે અને નવા કોર્સના પુસ્તકો અમે શા માટે હવે લઈએ અને શા માટે એના પૈસા ફરીથી ખર્ચીએ। પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ આજે માગણી કરે છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં જે વિદ્યાર્થીઓને જૂના પુસ્તકો આપી દેવામાં આવ્યા છે તેમને નવા પુસ્તકો વિના મૂલ્યે બદલી આપવામાં આવે અને આ પ્રમાણે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય જે અંધકારમય છે એને ઉજાસ તરફ લઈ જવામાં આવે એવી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ અત્રે અહીં માગણી કરે છે। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपीए स्थित दिलीप पिरामल आर्ट गैलरी में मुंबई के मॉनसून की अद्भुत तस्वीरों को मुंबई मॉनसून बियॉन्ड 24/7 नामक प्रदर्शनी गैलरी के क्यूरेटर और पूर्व फोटो जर्नलिस्ट मुकेश पारपियानी ने आयोजित की है। महाराष्ट्र के मुंबई की बारिश हमेशा ही अखबारों की सुर्खियों का कारण बनती है। बारिश के साथ जगह जगह होने वाला जलभराव इस दौड़ती भागती मायानगरी की रफ्तार को कुछ हद तक रोक देता है। इन मंजरों को कई प्रसिद्ध तस्वीरकारों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उनमें से 100 जितनी श्रेष्ठ तस्वीरों को प्रदर्शनी के रूप में एनसीपीए पिरामल आर्ट गैलरी में आयोजित किया गया है, जो 23 जुलाई तक जारी रहेगी। इस प्रदर्शनी को गैलरी के क्यूरेटर और पूर्व फोटो जर्नलिस्ट मुकेश पारपियानी द्वारा आयोजित किया गया है। इस एग्जीबिशन का नाम है मुंबई मॉनसून बियॉन्ड 24/7। मुंबई
मुंबई और मॉनसून का बहुत गहरा नाता है। ऐसे में अग्रणी फोटो जर्नलिस्ट द्वारा खींची गई ये यादगार तस्वीरें मुंबई का हाल बखूबी बयां कर रही है, जिसमें मुंबई की सड़कों से लेकर मुंबई रेलवे स्टेशन और बाढ़ में फंसे छोटे छोटे बच्चों का रेस्क्यू जैसी कई तस्वीरें शामिल की गई है। इस एग्जीबिशन में इंडियन एक्सप्रेस के फोटो जर्नलिस्ट स्वर्गीय महेंद्र परीख, स्वर्गीय विवेक बेंद्रे और स्वर्गीय प्रशांत नाडकर की तस्वीरों को भी शामिल कर उन्हें विशेष श्रद्धांजलि भी दी गई है। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई का मॉनसून है वो हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, ऐसा कहा जाता है, और उसकी बहुत अद्भुत तस्वीरों की प्रदर्शनी आपने आयोजित की है। उस प्रदर्शनी के बारे में मुझे कुछ बताइए। ये प्रदर्शनी इसीलिए आयोजित किया गया है कि हमारी एनसीपीए की दिलीप पिरामल आर्ट गैलरी अभी 36 साल सेलिब्रेट कर रही है। अभी हमने पूरा रेनोवेशन भी गैलरी का कर लिया। आपके गुजरात के, बड़ौदा के बहुत सारे फोटोग्राफरों ने यहाँ एग्जीबिशन किया है जी। और हर साल हम 2 के 3 एग्जीबिशन ऐसा करता है जो मैं क्यूरेट करता हूँ। ठीक है। तो ये बार मैंने सोचा कि मुंबई की बारिश सालों साल हम शूट करते आ रहे हैं जी। हर साल 24, 26, 36 घंटा फोटोग्राफर काम करता है। कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कभी भी फोन आ जाता है चलो भाई, और कभी घर जाने का, लंच का कोई भरोसा नहीं होता है जी। तो ऐसे फोटोग्राफरों का काम जो सालों साल हम नया काम देखते आ रहे हैं, तो उनमें से हमने 40-50 लोगों का काम नाम चूज किया और उनमें से मुझे 36 लोगों ने काम दिया है जो मैंने गैलरी में लगाया है। हर बंदे की 3-3 तस्वीरें हैं जी। सर, आपने आपकी प्रदर्शनी में इंडियन एक्सप्रेस के कुछ दिवंगत तस्वीरकारों को भी शामिल किया है, उनके बारे में भी कुछ बताइए। तस्वीरकारों में तो भाई तीनों गुजर गए। अभी महेंद्र परीख बोलो, प्रशांत नाडकर बोलो, विवेक बेंद्रे बोलो जी। तीनों को 1990 में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में ब्रेक दिया था। अच्छा। और उनको क्या होना चाहिए सब सिखाया था, बहुत कुछ उनसे करवाया था और किया भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह। जी सर। वो तीनों को हमने ट्रिब्यूट दिया है। तो भी उनके भी पिक्चर लगाए, उनके पेरेंट्स को भी, उनके परिवार वालों को, बच्चों को भी बुलाया गया था। रिस्पेक्टफुली उनको हमने सैल्यूट किया। जी जी जी। और अभी आगे भी हम इस एग्जीबिशन को 24 तारीख तक चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी निर्मूलन अभियान को बल देने के लिए वडोदरा में आईओसीएल और बीसीसीआई के सहयोग से क्षय रोगियों को किट वितरित की गई। भारत में टीबी निर्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांसदों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्षय रोगियों को गोद लिया है और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इसी के तहत वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा 600 जितने टीबी मरीजों को गोद लिया गया है। इन सभी मरीजों को आईओसीएल और बीसीसीआई के सहयोग से न्यूट्रिशनल किट के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद रंजनबेन भट्ट के साथ साथ गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विधायक मनीषा वकील, केयूर रोकड़िया, आईओसीएल के ईडी राहुल प्रसाद समेत के अन्य गणमान्यों की उपस्थिति रही। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से
देश के जो टीबी के पेशेंट हैं उन सबको 2025 में हम लोग टीबी मुक्त भारत बना दें, ऐसा संकल्प हम देशवासियों को लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री ने एक आग्रह किया। इस माध्यम से मैंने मेरे वडोदरा में जो भी टीबी के पेशेंट हैं, करीब करीब 600 पेशेंट को मैंने गोद लिया है। मेरे साथ IOCL और BCCI भी जुड़ा है और उन्होंने मेरे साथ जुड़ के उन्होंने भी ये टीबी पेशेंट को गोद में लिया है और उन सभी 600 टीबी पेशेंट को हम उनकी राशन की किट देते हैं, जो भारत के हमारे आरोग्य हेल्थ विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से, केंद्र सरकार की उसी हिसाब से हमने किट बनाई है और वही नॉर्म से किट बना के आज हम ये टीबी पेशेंट जो मेरे वडोदरा में है, जो मैंने जो गोद लिया है वो 600 से ज़्यादा है और सभी को आज हम राशन की किट दे रहे हैं। 500 न्यूट्रिशन किट जो टीबी के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को देने के लिए, और ये किट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीबी वाले जो मरीज़ होते हैं अक्सर उनको पोषण और स्वास्थ्य की काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो इस किट में पोषण से युक्त बहुत सारे अनाज और भी आइटम्स हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये जो हमारा हमने जो सहायता की है इंडियन ऑयल की तरफ से वो इन लोग को ज़रूर काम आएगी। और मुझे काफ़ी प्रसन्नता है कि टीबी मुक्त भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है उसमें इंडियन ऑयल का एक छोटा सा योगदान उसमें किया है हमने। गुजरात के वडोदरा में बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए कलाली में सहज शिक्षा केंद्र में अभिभावकों को खास मार्गदर्शन दिया गया। गुजरात के वडोदरा में बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए कलाली में सहज शिक्षा केंद्र में अभिभावकों को खास मार्गदर्शन दिया गया। कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल में हम प्रकृति को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी तो शायद प्रकृति से बिल्कुल अनजान होगी और ऐसे में वडोदरा में एक खास पहल के रूप में सहज शिक्षण केंद्र कलाली में चलाया जाता है, जहां नई पीढ़ी को प्रकृति के साथ जोड़े रखने पर मार्गदर्शन दिया जाता है। इसी के तहत 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर जिनन केबी ने 30 जितने अभिभावकों को बच्चों को कुदरती रूप से शिक्षा देने पर मार्गदर्शन दिया। We are afraid and we impose all our fear in them. You see, I can tell you the whole problem is with the modern educated adult. Children are perfectly fine. All the work that we need to do is for ourselves, not for children. And to whatever extent possible do. Understand? So, because we are also victims. This is not that we have purposely become fearful. We have also been brought in this situation unmindful of what life should be. Because we have been depending on experts all the time. Because of experts only where we have reached now. ये कैंपस का नाम सहज स्वशिक्षण केंद्र है जो कलाली में है। कैंपस नेचुरल लर्निंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यहाँ बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजते हैं, ना ही हम उनको बोलते हैं कि कैसे सीखना है या कौन सिखाएगा। यहाँ बच्चे अपने आप प्रकृति और बच्चों के साथ रहकर आसपास बनती घटनाओं को ऑब्जर्व करके अपनी क्षमताओं को अपने आप यूज़ करके सीखते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई गोल नहीं है कि बच्चा मेन स्ट्रीम में जाएगा, बच्चा 10th या 12th कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। ये सब टारगेट्स हम नहीं रखते हैं एज अ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में ये क्लैरिटी है कि नेचुरल लर्निंग मतलब कुदरती क्षमता जो भगवान ने हमें दी है सीखने की, वो पेट से ही दी हुई है भगवान ने, तो वो बच्चा यूज़ करता है और सीखता रहता है फॉर द लाइफ टाइम। उसके लिए उसको शिक्षक या सिखाने वाले माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती है, पर एक दुनिया की ज़रूरत होती है जो उसको मौका दे, अपॉर्चुनिटीज़ दे और सीखने की तक दे। गुजरात के वडोदरा में सप्तक ग्रुप द्वारा बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन की याद में म्यूजिकल इवनिंग मेरा साया साथ होगा का आयोजन किया गया, जिसमें मदन मोहन के सुरीले नगमे छेड़े गए। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने के लिए विभिन्न आयोजन लगातार किए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन पिछले 17 सालों से तरविंदर अरोरा द्वारा किया जाता है। तरविंदर अरोरा सप्तक ग्रुप चलाती हैं। सप्तक ग्रुप द्वारा बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार मदन मोहन जी की याद में एक म्यूजिकल इवनिंग मेरा साया साथ होगा का आयोजन किया गया।
वडोदरा के रेसकोर्स सर्कल पर स्थित वैश्विक ऑडिटोरियम में आयोजित इस म्यूजिकल इवनिंग में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। मदन मोहन जी की तिथि पे आज कार्यक्रम रखा गया है और तरविंदर जी, जिनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया है गुजरात सरकार ने, जिन्होंने देश विदेश में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, इवन द लीजेंड किशोर कुमार के साथ भी उन्होंने स्टेज शो किए हैं। और मदन मोहन जी की याद में आज तरविंदर जी, जिनकी उम्र 72 ईयर्स हो गई है, फिर भी वो इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं और सबको साथ में लेकर के करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है उसमें सारे हमारे शरीर के भीतर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं। वो गाने ऐसे हैं जो हम एक अलग दुनिया में खो जाते हैं। तो पूरे समाज के लिए ये आनंद का विषय है और खुश रहने का विषय है और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। मदन मोहन जी को हम श्रद्धांजलि देने के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तरविंदर अरोड़ा जी, लास्ट 17 साल से हम हर साल उसके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसको हम अपने तहे दिल से बहुत ही श्रद्धांजलि देने के ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप देख रहे हो काफ़ी पब्लिक का हमारे को काफ़ी सपोर्ट वगैरह मिलता रहता है, ये सब है। और गानों की वजह से मदन मोहन जी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे संगीत प्रेमियों के लिए, आपने देखा होगा कि उसके लाजवाब संगीत हैं। और तरविंदर अरोड़ा जी ने अपने दम पे ये प्रोग्राम का बोला हुआ है कि जब तक वो इस ज़िंदगी में हैं तब तक वो हर साल मदन मोहन जी को श्रद्धांजलि देते रहेंगे। 2024 के वर्ष में आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस लोकसभा की 150 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने की बात यूथ कांग्रेस के प्रभारी राजेश सिन्हा ने कही है। भारतीय युवक कांग्रेस की ओर से 26, 27, 28 को 3 दिवसीय महाधिवेशन के हो रहा है। उस महाधिवेशन में पूरे देश से लगभग 3000 से 4000 लोगों की संख्या में युवा कांग्रेस के साथी उपस्थित होंगे, जो सभी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी होंगे। गुजरात प्रदेश से भी प्रमुख तौर पे 250 से 300 युवा कांग्रेस के पदाधिकारी 25 तारीख को ही यहां से बेंगलोर के लिए रवाना होंगे और 26, 27, 28 3 दिनों के लिए महाधिवेशन में शामिल होंगे। इस महाधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के आदरणीय श्रीनिवास बीबी जी कर रहे हैं। और ये बेहतर भारत की बुनियाद महाधिवेशन का नाम रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेहतर भारत की बुनियाद आने वाले 2024 के चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा। और ये यूथ कांग्रेस के साथी अधिवेशन के बाद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोकसभा की चुनाव में अपनी भागीदारी और पूरी मजबूती के साथ तैयारी में लग जाएंगे। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से और आप देख रहे हैं VNM टीवी। VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, Jio TV और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।